हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने खूबसूरत से चैनल टाइकून क्लासेस पर। इसी के साथ ये मेरा 2025 का पहला वीडियो है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोग आज ठीक है ना, आप लोगों का स्वागत करता हूँ आपके इस खूबसूरत से नए साल में, और इसी के साथ आप लोगों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं भी। देखो, आई होप आप लोगों का 2024 जो बीता है वो काफी बेहतर बीता होगा, और 2025 को अपन मिल करके बेहतरीन बनाने वाले हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने भी खुद को कोई ना कोई टारगेट दिया होगा, ठीक है ना, नए साल 2025 को बेहतरीन बनाने के लिए, कुछ छोटी मोटी चीजें अचीवमेंट करने के लिए, ठीक है ना। तो अगर आप उन छोटी छोटी चीजों को अचीव करना चाहते हैं, उन छोटे छोटे टारगेट्स को हिट करना चाहते हैं, तो उसे हमारे साथ मिलकर के अपने साथ मेहनत करेंगे अपन लोग, ठीक है। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास, इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर नंबर 11। जो पिछली क्लास थी, जो पिछला लेक्चर था, जिसमें हम लोगों ने जो है शायद कंफर्म है, डाइपोल के बारे में थोड़ी सी चर्चा की थी, इलेक्ट्रोपोटेंशियल सरफेस के बारे में चर्चा की थी, या डाइपोल अगर एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है तो उसकी वजह से एनर्जी वगैरह क्या होती है, जिसकी हमने चर्चा की थी, है ना। अब आज का जो हम क्लास की चर्चा करने वाले हैं, आज हम लोग देखेंगे जो हमारा मेन मुद्दा चलेगा। मुद्दा शुरुआत होगा कंडक्टर से। किससे शुरू होगा मुद्दा भैया? तो मुद्दा शुरू होगा अपना कंडक्टर से। अब मैं मान के चलता हूं कि थोड़ा बहुत कंडक्टर यानी कि जो चालक पदार्थ हैं वो क्या होते हैं, हम इनसे अपनी थोड़ी सी शुरुआत करना शुरू करेंगे कि भैया चालक पदार्थ क्या होते हैं, व्हाट इज द कंडक्टर्स। क्लियर? तो अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो सबके दिमाग में एक बात आती है, कंडक्टर का नाम लेते हैं कि भैया ऐसे पदार्थ, ऐसे सबस्टेंसेस जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो जाता है। क्या हो कि जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो जाता है, उन्हें हम लोग कंडक्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। अब ये जो करंट का फ्लो है वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि हम कहते हैं कि भैया इनमें क्या होता है, करंट फ्लो कर सकती है। सीधी सी बात है, क्या कर सकती है? करंट फ्लो कर सकती है। अब करंट फ्लो होने का मतलब क्या है कि भाई इसमें क्या होंगे, चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। चार्ज पार्टिकल के रूप में यहाँ पे क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इनमें बहुत सारे क्या होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, अब यहां पे थोड़ा सा सवाल आता है, सर व्हाट इज फ्री इलेक्ट्रॉन्स? समझ रहे बात को? ये कंडक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो इनमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। क्या होंगे कि नंबर ऑफ जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं। अब अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, हमें इनमें इलेक्ट्रिसिटी की या इलेक्ट्रिसिटी पास होती नजर आती है, या वैद्युत धारा इसमें प्रवाहित होती है। किसकी वजह से? करंट ज्यादा होने की, सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन, जिन्हें हम लोग एक नाम और देते हैं, क्या भैया, मुक्त इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? तो आप प्रेम से बोलेंगे, तुरंत प्रभाव से मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। अब सवाल ये आता है कि भैया ये मुक्त इलेक्ट्रॉन होते क्या है? तो मोटा मोटा आप ये समझ लो, कोई भी आपके पास मेटल है, क्या है, कोई मेटल है, तो उसका जो वैलेंस शेल होता है, संयोजी शेल, क्या बात कर रहे हैं हम लोग, जो इसका वैलेंस शेल है। वैलेंस शेल का मतलब किससे है? वैलेंस शेल का मतलब होता है संयोजी कोश। किससे होता है? आप कहेंगे सर संयोजी कोश। यानी कि मान लो जैसे मैंने सोडियम एटम ले लिया, फॉर एग्जांपल मैंने क्या लिया है, सोडियम एटम। आपको भी पता है भैया इसका एटॉमिक नंबर है 11। क्या है? एटॉमिक नंबर 11 है, परमाणु क्रमांक 11 है। अब अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, क्या लिखूं मैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो आप कहेंगे सर 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि 2,8,1, यानी कि जो इसका वैलेंस शेल है या जो इसका एक्सटर्नल ऑर्बिटल है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? सर आप बोलेंगे एक इलेक्ट्रॉन। यानी कि अगर मैं इसको डिजाइन करूं तो ये अपना सोडियम एटम है, इसका न्यूक्लियस हो गया, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट और ये थर्ड ऑर्बिट। अब इसके थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो कहेंगे सर एक इलेक्ट्रॉन है थर्ड ऑर्बिट में, सेकंड में है 8 इलेक्ट्रॉन और फर्स्ट ऑर्बिट में है 2 इलेक्ट्रॉन। अब अगर मैं आपसे कहूं तो आपको पता है कि भाई न्यूक्लियस के अंदर, नाभिक के अंदर क्या होते हैं, पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्शन फोर्स। तो न्यूक्लियस क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जब वो न्यूक्लियस में या एटम के अंदर न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर काटते हैं, होता क्या है कि जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉन या कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करता है, तो सर्कुलर मोशन या वृत्तीय गति करने के लिए उसे किसकी जरूरत होती है? तो कहेंगे आप सेंट्रीपिटल फोर्स। किसकी जरूरत पड़ती है? सेंट्रीपिटल फोर्स की।
जिसे हम लोग कायदे से अभिकेंद्र बल कहते हैं। किसकी जरूरत पड़ेगी? आप बोलेंगे सर सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ेगी। अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये इसको कहां से मिला? तो आप कहेंगे सर ये प्लस है ये माइनस है, दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा। कौन सा फोर्स? अट्रैक्शन फोर्स लगा, और वही अट्रैक्शन फोर्स ने क्या प्रोवाइड कराया? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब अगर यहां पर इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, वैद्युत बल लग रहा है, तो भैया ये 8 इलेक्ट्रॉन, ये इनकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। कंपेयर भाई ये वाला पहले पड़ जाएगा, ये और पहले है, ये बाद में, तो इसकी डिस्टेंस बहुत ज्यादा है, और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस पे लगने वाला फोर्स भी काफी कम होगा। साथ ही साथ ये इलेक्ट्रॉन भी तो इसको रिपेल करेगा, तो इसकी वजह से जो न्यूक्लियस के साथ इसका बॉन्ड होता है, इस एक्सटर्नल ऑर्बिटल या वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का जो न्यूक्लियस के साथ बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसा होता है? जो है काफी वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है? काफी जो बॉन्ड होता है वो काफी वीक होता है, बड़ा कमजोर बॉन्ड होता है, हल्की से एनर्जी पे टूट जाएगा, और ये इससे इलेक्ट्रॉन क्या होगा? मेटल सरफेस से बाहर निकल जाता है, या मेटल से बाहर निकल जाता है और एटम के अंदर घूमने लगता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो जो कंडक्टर्स है ना, कंडक्टर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं यहां पर, ठीक है। तो इसी वजह से इनमें क्या होता है कि करंट का फ्लो बड़ा आसानी से होने लगता है। अब इसकी कुछ खास बातें देखो। जैसे पहली खास बात, जो कंडक्टर होते हैं, कंडक्टर की खास बात क्या है कि भैया अगर आप कंडक्टर को कोई भी चार्ज दो, जैसे मान लो ये आपने कंडक्टर लिया, ठीक है ना, कहा है आपके पास ये कंडक्टर है, कैसा है? एक कंडक्टर है, चालक पदार्थ है। अब जैसे मान लो आपने यहां पर क्यू चार्ज इसे दिया, इसे सेंटर पर क्या दिया? क्यू चार्ज दिया। जैसे आप इसे क्यू चार्ज दोगे, क्या होगा कि सारा का सारा चार्ज क्या होगा? सारा, अरे वो सुमन गिल वाली नहीं, हाँ, सारा का सारा जितना आप चार्ज दे रहे हो, पूरा का पूरा जो टोटल चार्ज है वो क्या होगा? जैसे आपने इसके सेंटर पे इसके अंदर चार्ज रखा, पूरा चार्ज खड़ाक से फैल गया पूरे सरफेस पे। कंडक्टर की स्पेशलिटी क्या है कि भैया अगर मैं कंडक्टर के इनसाइड कोई भी चार्ज दूं, तो वो पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्या होगा यहां पर? इसका चार्ज का यूनिफॉर्मली यानी एक समान वितरण हो जाएगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? एक जैसे, यानी कि पूरे जगह पर हर जगह एक समान चार्ज फैल जाएगा उस पूरे स्फीयर पे। मतलब वो इनसाइड अगर आप बात करो तो उसके अंदर जो चार्ज डेंसिटी होगी, जो आवेश घनत्व होगा इनसाइड, ठीक है, कहां पर बात कर रहे हैं भैया? इनसाइड बात कर रहे हैं, तो ये हमेशा क्या होगा? जीरो, यानी उसके अंदर कोई चार्ज रुकेगा ही नहीं। आप अंदर चार्ज दोगे कि आपको बाहर नजर आएगा। आपने यहां पे चार्ज रख के छोड़ा नहीं कि कहां मिला? सरफेस पे रखा, चार्ज सरफेस पे रखा, चार्ज सरफेस पे, चार्ज रखा तुरंत सरफेस पे। तो ये स्पेशलिटी होती है किसकी? कंडक्टर्स की, कि अगर आप उनके इनसाइड कोई भी चार्ज रखते हो, ठीक है ना, तो वो पूरा का पूरा चार्ज कहां पे फैल जाता है? उसके सरफेस पर चला जाता है। यानी कि इफ वी पुट सम अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन द कंडक्टर, देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑफ द सरफेस। ठीक है, उम्मीद करते हैं बात समझ में आ रही होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब अगर अंदर कोई चार्ज डेंसिटी ही नहीं है, इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना इनसाइड, वो भी क्या होने वाली है? जीरो। चार्ज के अंदर कोई भी चार्ज हो, अगर वो चार्ज है क्लोज बॉडी है, क्या है? क्लोज बॉडी है, तो उस बात को हम क्या कहते हैं कि उसके अंदर भैया जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, चाहे वो चार्ज डेंसिटी है, ये क्या होते हैं? जीरो होते हैं। कहां पर? कंडक्टर के इनसाइड। अब जरूरी नहीं है कि आपके पास हमेशा स्फेरिकल हो, सिलेंड्रिकल हो, क्यूबिकल हो, कोनिकल हो, कैसा भी हो, यह जरूरी नहीं कि हर बार आपको गोला ही मिलेगा, हर बार गोला थोड़ी मिलेगा, है ना। तो कोई भी टाइप का कंडक्टर हो, बस वो कंडक्टर होना चाहिए। अगर आपने उसे चार्ज दिया है तो वो तुरंत उसके कहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसके अंदर चार्ज डेंसिटी जीरो होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, लेकिन हाँ पोटेंशियल सेम होता है। इनसाइड क्या होगा? जो पोटेंशियल होगा ना, विभव, जो पोटेंशियल होता है वो सेम बना रहता है। यानी कि जो पोटेंशियल आपको सरफेस पे दिखेगा, उसके अंदर भी वही पोटेंशियल मिलेगा। पोटेंशियल में कोई वेरिएशन नहीं आता है, पोटेंशियल हमें सेम देखने को मिलता है। क्लियर है बात? इतनी बातें क्लियर है। अब एक बात और है, थोड़ा सा यहाँ पे तो ध्यान देने वाली है। बात क्या ध्यान देने वाली है कि क्या ये जो मैं चार्ज दे रहा हूं, शेप कैसा भी हो, जैसे मैं एक शेप ले लिया, ये है ना,
चलो ऐसा मैंने एक शेप ले लिया कुछ, मान लेते हैं कंडक्टर है, क्या कंडक्टर। अब मैंने इसको चार्ज दिया, क्या दिया मैंने इसको चार्ज दिया, तो जब हम इसको चार्ज देंगे तो क्या होगा, पूरा का पूरा चार्ज इस पे फैल जाएगा। अब हमने क्या देखा कि जहां पे इसकी रेडियस कम है, क्या है, जहां पे इसकी रेडियस कम है वहां पर हमें क्या दिखा कि चार्ज ज्यादा आएगा। खोपड़ी खराब नहीं, खराब मत करो, कुछ नहीं है। तो यहां पर हमने क्या देखा कि भाई जहां पे रेडियस कम थी, आर्क की रेडियस कम थी, वहां पे चार्ज ज्यादा था। क्या था, वहां पे चार्ज ज्यादा था। यहां से एक बात निकल के आई कि जो चार्ज डेंसिटी है, भाई देखो अब इस पे मैं ज्यादा डीपली में नहीं जा रहा, मैं कुछ बातें यहां पे बताना चाह रहा हूं कि जो सिग्मा है, मैं मान लेता हूं इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर के। अब ये आपको आर स्क्वायर भी मिल सकता है क्योंकि हम एरिया की बात कर रहे हैं। अगर एरिया की बात नहीं लेंथ की बात करेंगे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आर के। खैर बात अभी सुनो जरा, ये सब बातें भूलो, बस अभी जो मैं कहना चाहता हूं उसको समझो, ठीक है ना। मैं कहना ये चाह रहा हूं कि भैया हमने क्या देखा कि जब हमने इस कंडक्टर को चार्ज दिया तो जो चार्ज था, जहां पर नुकीला पोर्शन था, यानी जहां की रेडियस कम थी, जहां पे इसका साइज कम था, वहां पे चार्ज मैंने देखा ज्यादा है, जबकि जहां पे रेडियस ज्यादा था वहां पे चार्ज कम है। यानी एक बात ये निकल के आई कि भैया अगर कोई भी जो आर्क है, किसी भी शेप का आर्क हो, आर क्या है भैया यहां पर, आर इज द रेडियस ऑफ आर्क। आर यहां पर हमने क्या मान लिया, कोई भी आर्क हो, ठीक है ना, उसका रेडियस किसी भी शेप का फर्क नहीं पड़ता मुझे के लिए। अगर रेडियस ज्यादा होगी तो इसका मतलब वहां पर जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी। ये बात इसको ध्यान में रखो, इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर की आर स्क्वायर के वो छोड़ो, इस बात को ध्यान रखो अभी के लिए कि भैया अगर आपने किसी पार्टिकल को किसी कंडक्टर को आपने चार्ज दिया है, तो अगर उसकी रेडियस हर तरफ सेम है, जैसे ये स्फीयर था, पूरा रेडियस हर तरफ सेम था, तो पूरे पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, एक जैसे पूरे जगह पे फैल गया। लेकिन जब हमने क्या देखा कि भैया यूनिफॉर्मली नहीं है यार, रेडियस कहीं ज्यादा है तो कहीं कम है, तो जहां पे रेडियस कम होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां पे रेडियस ज्यादा होगी वहां चार्ज डेंसिटी कम होगी। यानी अगर रेडियस कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। ये बात भी यहां पे ध्यान में से लिख लेना कि भैया अगर जो रेडियस ऑफ आर्क है, रेडियस ऑफ आर्क जो है अगर वो कम होगा तो चार्ज डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और इसी बात का हम लोग फायदा उठाते हैं, इन्हीं दो कॉन्सेप्ट का, ठीक है ना। किसके लिए उठाते हैं फायदा, जब हम क्वांटम ग्राफ जनरेटर को देखते हैं ना, तो इसी दो प्रिंसिपल पर काम करता है। पहला इस वाला प्रिंसिपल, जहां पे रेडियस कम है वहां पे क्या होगा, चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी। और दूसरा कि अगर हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं ना, तो पूरा का पूरा चार्ज वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो इन्हीं बातों का हम इस्तेमाल करते हैं, किसमें इस्तेमाल करते हैं, वान डे ग्राफ जनरेटर के अंदर, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बातें आपको समझ में आई होंगी। सबसे पहले भैया कंडक्टर क्या होते हैं, जिनमें करंट का फ्लो इजीली हो जाता है, ठीक है। करंट फ्लो कैसे करता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अधिक होने की वजह से, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स में बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे ज्यादा किसमें होते हैं, तो सबसे ज्यादा होते हैं सिल्वर के अंदर, अप्रॉक्सीमेटली 10 की पावर 28 to 29, है ना। सबसे ज्यादा इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 10 की पावर 28 से 10 की पावर 29 पर मीटर क्यूब। इसका मतलब क्या है कि पर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कंडक्टर्स के इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मतलब ह्यूज अमाउंट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तीसरा हमने क्या देखा, जो सबसे मोस्ट जो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि भैया कोई भी कंडक्टर है, अगर आप उसने उसे चार्ज दिया तो उसके अंदर चार्ज डेंसिटी जीरो है, मतलब क्या, पूरा का पूरा चार्ज उसके सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन अगर भाई जो भी सरफेस है उसका रेडियस सेम है तो यूनिफॉर्मली होगा, अदरवाइज इस तरीके से होगा भाई, जहां पे रेडियस कम होगा वहां पे चार्ज ज्यादा होगा, और जहां पे रेडियस ज्यादा होगा वहां पे चार्ज कम होगा। ये बात मैंने लिख दी है कि भैया अगर रेडियस ऑफ आर्क कम है तो चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी, मतलब वहां पे चार्ज ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। और जहां पर उसके अंदर जो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो होती है, और जो इनसाइड पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट बना रहता है। इतनी बातें जो थी कंडक्टर के बारे में, जो आपको ध्यान में रखनी है। चलो उम्मीद करते हैं ये बातें आप लोग ध्यान में रख पाओगे, ठीक है। दिख भी बढ़िया रहा है, आप फटाक से इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो चलो अब हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने वाले हैं दैट इज द कैपेसिटर। क्या है अपने पास बच्चा लोग, नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटर। बढ़िया टॉपिक है, मजेदार टॉपिक है, ठीक है ना। अच्छा कैपेसिटर
हिंदी वालों के लिए भैया थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है ना, कि अगर आप कोई हिंदी भाषी प्रिय छात्र छात्राएं अगर इस क्लास को अटेंड कर रहे हो तो उनके लिए भी कोई समस्या ना हो। तो हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर की, यानी कि संधारित्र की। ये एक ऐसी डिवाइस होती है जो कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये भैया एक ऐसी डिवाइस होती है जो क्या करती है, ह्यूज अमाउंट जो चार्ज होता है, ठीक है ना, या वेरी लार्ज अमाउंट में जो चार्ज होता है, ठीक है ना, उसे क्या करती है कि बहुत शॉर्ट टाइम में क्या कर सकती है, प्रोवाइड कराती है। यानी आप ये कह सकते हो, अगर आपको इसको डिफाइन करना है तो आप कह सकते हो कि इट्स प्रोवाइड, ठीक है, ये प्रोवाइड कराती है आपको क्या, वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब एक इस प्रकार की डिवाइस है जो एक अधिक मात्रा में ऊर्जा बहुत छोटे समय में दे सकती है। क्या करती है ये, बहुत बड़ी ऊर्जा बहुत छोटे समय में देती है, यानी 0.1 सेकंड, 0.2 सेकंड। हालांकि बैटरी भी यही काम करती है भाई, आपको एनर्जी देती है, बट जो बैटरी और कैपेसिटर, इसमें बेसिक डिफरेंस यही है कि ये आपको बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत ज्यादा एनर्जी बहुत कम टाइम में दे सकती है। इट्स प्रोवाइड, ये आपको देती है, प्रोवाइड कराती है वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, मतलब बहुत बड़ी एनर्जी, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा इन वेरी शॉर्ट टाइम, बहुत छोटे से टाइम में ये बहुत बड़ी ऊर्जा आपको प्रोवाइड कराती है, ये आपको ऊर्जा देती है। बैटरी क्या करती है, वो कंटिन्यूअसली आपको एनर्जी देने लगती है। ये डिस्चार्ज होने में इनको टाइम नहीं लगता है, इनके पास जितनी एनर्जी होती है, जैसे आप जोड़ोगे खटाक पूरी एनर्जी आपको तुरंत दे देते हैं। तो ये बहुत बड़ी एनर्जी बहुत छोटे टाइम में देने की कैपेबल होते हैं, ये आपके कैपेसिटर्स होते हैं। अच्छा, अब जब हम बात करते हैं कैपेसिटर्स की, तो ये एनर्जी देते हैं, इसका मतलब इन्होंने एनर्जी को स्टोर किया होगा। भाई अगर ये आपको एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, जैसे मैं मान लो मैं आपको पढ़ाता हूं, इसका मतलब मेरे अंदर ये बातें हैं, समझ रहे बात को। कोई टीचर आपको पढ़ाता है, इसका मतलब क्या है, आपको ज्ञान देता है, इस बात का मतलब क्या है कि उसने अपने अंदर ज्ञान को स्टोर किया है, कहीं से पढ़ के देख, हाँ, मतलब जैसा भी है, खैर वो बात की बात है कैसे किसने स्टोर किया, बट कोई तो रीजन होगा ना, उसने अपने अंदर स्टोर किया होगा, तभी वो आपको ज्ञान दे पा रहा है। तो अगर ये मुझे एनर्जी दे रहा है, इसका मतलब क्या है कि इसने एनर्जी को स्टोर किया होगा। अब अगर इसने एनर्जी को स्टोर किया, तो कोई भी कैपेसिटर उसने कितनी एनर्जी स्टोर की, ये उसके कैपेसिटेंस कहलाती है। क्या है, कैपेसिटेंस। एक शब्द क्या आया, कैपेसिटेंस। इसका मतलब क्या है, कैपेसिटी, कितनी क्षमता है, टू स्टोर, धारण करने की क्षमता, ठीक है ना, क्या कहलाती है, क्या स्टोर करना है, टू स्टोर द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, चाहे आप क्या कहें इलेक्ट्रोस्टैटिक, चाहे तो आप एनर्जी कहें, और चार्ज। तो ये इसका मेन फंडा क्या है भैया, कैपेसिटी है स्टोर करने की। कोई भी जो कैपेसिटर है, कोई भी जो कंडक्टर है, उसने कितनी एनर्जी, कितनी चार्ज को अपने अंदर स्टोर कर सकता है, वो जो कैपेसिटी है, वो कैपेसिटी ही क्या कहलाती है, उस मटेरियल की, उस कंडक्टर की, उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है, उसकी धारिता कहलाती है। क्या कहलाती है सर, उसकी धारिता कहलाती है। समझे बात को। तो कैपेसिटर क्या होता है, कैपेसिटर एक ऐसी संधारित्र जो है, वो एक ऐसी युक्ति है जो क्या करती है, बहुत बड़ी अमाउंट में एनर्जी आपको बहुत छोटे टाइम में दे सकती है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर जो एनर्जी अमाउंट, जो एनर्जी है, उसको जो कैपेबल, जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, जो धारण करने की क्षमता है, क्या ऊर्जा धारण करने की क्षमता किसी भी संधारित्र की क्या कहलाती है, कैपेसिटेंस, या उसकी धारिता कहलाती है। धारिता का मतलब ही है भाई धारण करने की क्षमता, स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, क्या है, स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है, तो वो उसकी कैपेसिटेंस कहलाती है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं, तो हमने क्या ऑब्जर्वेशन में पाया कि भैया किसी भी कंडक्टर को आप जितना चार्ज देते जाओ, जितना चार्ज देते जाओ, जितना चार्ज देते जाओ, उसी के रिस्पेक्ट में उसका पोटेंशियल भी बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, ठीक है। तो जितना आप चार्ज देते जाओगे, पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हमें पता है जन्म से कि भैया अगर प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई एक कांस्टेंट आएगा, और ये जो कांस्टेंट आया, दिस कांस्टेंट इज नोन एज कैपेसिटेंस। इस कांस्टेंट को क्या कहा गया, कैपेसिटेंस, धारिता कहा गया इस कांस्टेंट को। ये क्या हुआ, Q बाई V, C इक्वल टू क्या हुआ,
Q बाई V। जहां पे अब मैं इसकी यूनिट्स की बात करूं अगर, तो भैया इसकी जो SI यूनिट है, व्हाट इज द SI यूनिट, तो SI यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, तो सर आवेश की या चार्ज की जो यूनिट होती है वो कूलम होती है, और इसके लिए वोल्टेज होती है तो कूलम पर वोल्ट, और इसी बात को नाम दिया गया फैराडे या फैरड नाम दिया गया। इसे क्या बोला गया, फराड बोला गया, है ना, फैरड या फराड जो भी आप बोलना चाहो। इसे क्या बोला गया सर, इसे बोला गया फराड या फैरड, ठीक है ना। आप लोगों में से तो कोई फराड नहीं है, उम्मीद करते हैं नहीं होगा, है ना। तो इसे क्या बोला गया, फैरड बोला गया या फराड बोला गया। अब ये जो फराड है ना या जो फैरड है वो एक मतलब काफी बड़ा यूनिट है, ठीक है ना। तो इसलिए इसके कुछ अदर स्मॉल यूनिट का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके कुछ अदर्स यूनिट्स जो है हम लोग यूज में लेते हैं, जैसे एक मिली फैरड, किसकी बात करते हैं अपन, मिली फैरड। ये और भी छोटा होगी, ये कितना होता है 10 की पावर -3 फैरड। या हम लोग कई बार माइक्रो फैरड का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करेंगे, इसे लिखेंगे म्यू एफ से लिखते हैं, ठीक है ना। ये होता है 10 की पावर -6। अच्छा, ये जो मिली फैरड है इसे भी हम लोग किससे लिखते हैं भैया, तो इसका जो लिखने का सिंबल होता है वो स्मॉल m और f के साथ में स्मॉल m लिखते हैं। चलो सिंबल ले लेते हैं, जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। ये कितना हो गया 10 की पावर -3, और इसके साथ नैनो फैरड, वो गाना याद आ जाता है ना, नैनो सुन के चलाओ ना नैनो से बना डरे, ठीक है। तो नैनो फैरड ये कितना होता है, तो ये होता है 10 की पावर -9 फैरड। इसके अलावा कभी कभी पिको फैरड का इस्तेमाल होता है, पिको फैरड, इसे हम लोग PF से लिखेंगे। किससे लिखते हैं, PF से लिखते हैं, और ये होता है 10 की पावर माइनस। खास करके इनका इस्तेमाल हम लोग अक्सर करते रहते हैं, क्यों, क्योंकि फैरड जो है वो एक ह्यूज अमाउंट है, बड़ा मात्रक होता है, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसके अदर जो छोटे छोटे यूनिट्स हैं उनका इस्तेमाल करते रहते हैं। आई बात समझ में। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है सर ये कैसी क्वांटिटी है, तो भैया देखो चार्ज भी अपनी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, V भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो भैया दो स्केलर क्वांटिटी का रेशियो V क्या होगा, एक तरीके से स्केलर क्वांटिटी होगी। क्या होगी, स्केलर क्वांटिटी। अगर मैं बात करूं सर इसकी डायमेंशन क्या होगी, डायमेंशन भी लगे हाथ बता दो। तो बच्चा लोग डायमेंशन क्या है, तो निकाल दो भैया डायमेंशन। C इक्वल टू क्या है अपने पास, Q बाई V निकालते हैं। तो V क्या है अपने पास, भी पहले तो V देख लो, V क्या होगा, V W होता है ना, C बराबर Q, ये होता है W बटे Q। तो ये ऊपर जाएगा तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी, Q स्क्वायर बाई W। तो यहाँ पे देख लो यार, दिमाग मत लगाओ ज्यादा, क्या लगाओ दिमाग। तो आपको पता है कि भैया Q जो होता है उसकी डायमेंशन कितनी होती है 80। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर t स्क्वायर डिवाइड में वर्ग कितना होता है, तो कहेंगे सर आप m और L2 t-2 क्या होता है, m L2 t-2। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या मिलेगा, m पावर -1 L पावर -2 t पावर 4 a स्क्वायर। क्या होगा, डायमेंशन क्या हो जाएगा बच्चा लोग, m पावर -1 L पावर -2 t पावर 4 a पावर 2। क्या हो जाएगा भैया, m -1 L पावर -1 t पावर 4 a स्क्वायर। क्लियर है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि सर इतनी बातें हैं या कुछ और भी हैं। तो मैं चाहता ये हूँ कि वीडियो कितने मिनट की हो गई यार, एक बार के लिए देख लेते हैं 23 मिनट। अभी तो आराम से अपन लोग एक दो टॉपिक कवर कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो हम लोग इसको आप लोग फटाफट से नोट डाउन करो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाक से नोट डाउन करो, फटाफट फटाफट। हो गया जी, हो गया नोट डाउन, रफ करें, ठीक। चलो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ थोड़ा सा देखते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल सेल, ठीक है ना। मतलब क्या है कि भैया विलगित गोलीय चालक की धारिता, क्या बोलेंगे हिंदी भाषी, विलगित गोलीय चालक की धारिता। ऑलराइट,
देखो क्या है, मान लो मेरे पास हमने एक स्फीयर ले लिया, ये मैंने स्फीयर ले लिया जिसकी रेडियस हमने कुछ मान ली कितनी है, ए मान ली, ये इसका सेंटर है। अब हमने क्या किया, हमने किया ये किसे हमने कुछ चार्ज क्यू दिया, कुछ चार्ज क्या दिया हमने इसे, सर इसे चार्ज हमने कुछ दिया क्यू, तो मैंने इसे क्यू चार्ज दिया तो पूरा का पूरा चार्ज क्या होगा, इसके सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। ये ओ है सेंटर। तो अब मैं चाहता हूं कि भैया इसे मैं कितना चार्ज दे सकता हूं, ठीक है ना, और इसकी जो कैपेसिटेंस इसे हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे डिक्रीज कर सकते हैं, उस थोड़ी सी बातें कर लेंगे। तो भैया सवाल ये आता है कि अब इसकी कैपेसिटेंस पहले तो निकालते हैं। तो अपने को पता है कि भैया जो कैपेसिटेंस होता है वो क्या होता है, C = Q/V, यही होता है। क्लियर है, बढ़िया। क्यों, क्योंकि भैया हमने क्या देखा, Q = C। तो अब हम बात करते हैं आगे की तरफ, 1 मिनट के लिए चलिए, तो आगे बढ़ते हैं। तो भैया अब हमें क्या चाहिए, सर हमें चाहिए V, क्यों तो हमने दिया ही है ना क्वेश्चन फर्स्ट। तो भैया स्फीयर पे जो सर वो क्या नाम है, पोटेंशियल होता है, दैट इज कितना होता है, हम लोग जानते हैं V = होता है 1/4πε0 Q/r, ये होता है। अब यहां पर रेडियस r तो हमने लिया नहीं, रेडियस कितना लिया है, तो आप कहेंगे सर रेडियस तो हमने a लिया है, तो ये वाली वैल्यू से इक्वेशन 2 को उठा के इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो तो क्या मिलेगा, q डिवाइडेड में 1/4πε0 q से q निपट गया तो c की वैल्यू आ गई 1/4πε0 e। अब अगर मान लो यहां पर कोई अपने पास डाई इलेक्ट्रिक मीडियम भी होता, क्या होता अपने पास, कोई परावैद्युतांक होता, ठीक है ना, जिसका जो परावर्तन क्या नाम है, कोई एक डाई इलेक्ट्रिक मीडियम होता, यहाँ पे क्या होता भैया, एक कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम अगर मैं ले लूं जिसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, कोई हमने परावैद्युत पदार्थ ले लिया जिसका परावैद्युतांक कितना है, k है, तो हमें मिलता क्या है कि जो c की वैल्यू निकल के आती है, ये किसमें था भैया, एयर में था, ये किसमें था, एयर या वैक्यूम में था, और जो c मीडियम में निकल के आएगा वो कितना हो जाता है, तो वो होता है 4πε0 k × यानी यहां से हमें क्लियरली एक बात दिख रहा है कि जो कंडक्टर है ना, इसका जो कैपेसिटेंस है वो दो बातों पर डिपेंड कर रहा है। पहली बात कौन सी, पहली बात वो डिपेंड कर रहा है सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, यानी इसका मतलब क्या है, ये गोलवा जितना बड़ा होगा उतना चार्ज स्टोर करेगा। मतलब क्या कि भैया रेडियस इतना बड़ा होगा, ये गोला उतना बड़ा होगा, उतना ज्यादा क्या हो सकता है, ये चार्ज अपने अंदर स्टोर करके रख सकता है। दूसरी बात, अगर मैं इसके अंदर क्या कर दूं, कोई डाइइलेक्ट्रिक मीडियम रख दूं तो भी इसकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, यानी कि इसे हम और ज्यादा चार्ज दे पाएंगे। अच्छा एक बात यहां पे ध्यान रखना कि जो कैपेसिटेंस होता है ना बच्चा, ये बात याद रखना, नोट डाउन कर लो, गांठ बांध लो, मरते दम तक याद रखना, मत भूलना। कैपेसिटेंस डज नॉट डिपेंड्स, ये कभी भी डिपेंड नहीं करता है, किस पे नहीं डिपेंड करता है, चार्ज एंड वोल्टेज, चार्ज एंड पोटेंशियल, इन पे ये कभी भी डिपेंड नहीं करता। ये गलतफहमी में मत रहना कि भैया C = Q/V है, इसका मतलब कि कोई भी अगर मैटर होगा, कोई भी सबस्टेंस होगा, कोई भी कैपेसिटर होगा, तो उसकी जो कैपेसिटेंस है वो चार्ज पे या पोटेंशियल पे डिपेंड करेगी, ना जी ना। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि भैया आपने Q को डबल किया, वोल्टेज डबल हो गया, तो 2 से 2 वैसे भी कट गया ना, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। तो आप इस बात को ध्यान में रखना, भैया Q और V पे कभी डिपेंड नहीं करने वाला है। किस पे डिपेंड करेगा, उसके शेप पर, उसकी साइज पर, उसके मीडियम पर, कौन सा मीडियम है, उसकी रेडियस कितनी है, बड़ा है कि छोटा है, इस बात पे डिपेंड करेगा। इस बात पे कैपेसिटेंस कभी नहीं डिपेंड करेगी कि आपने उसे चार्ज कितना दिया है, उसका वोल्टेज कितना है, इस बात पर कभी नहीं डिपेंड करती है धारिता। किस पे निर्भर करती है, तो उसके रेडियस पर, उसके डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर, या जो परावर्तनांक है उस बात पे निर्भर करती है। कभी इस बात पे निर्भर नहीं करने वाली है बच्चा लोग कि भैया उस पर चार्ज कितना है या फिर उस पर पोटेंशियल कितना है, डज नॉट डिपेंड। ये याद रख लेना भैया, याद रख लेना, सही बता रहे, मजाक वाली बातें नहीं है, ये इस पे डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। अच्छा अब यहां से जैसे मान लो, फटाक से इसको नोट डाउन करो, मान लेते हैं हमसे बोला कि भैया, तो यहां से अपने पास जो फार्मूला मिला उसको देखो जरा, फार्मूला देखो जरा क्या मिला, C = 4πε0a, क्या मिला है फार्मूला अपने पास, C = 4πε0/a मिला। तो
जरा एक क्वेश्चन छोटा सा करते हैं भैया। मान ले हमने क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड आउट रेडियस। आपको क्या करना है, रेडियस निकालना है। फाइंड आउट रेडियस ऑफ स्फेरिकल सेल। स्फेरिकल सेल का जो है रेडियस बताओ। अरे यार क्या लिख रहे हो। इफ कैपेसिटेंस, यदि उसकी जो कैपेसिटेंस है ना वो कितना है 1 फैराड है। 1 मिनट का टाइम लो, फटाक से क्वेश्चन को करके दिखाओ। पास करो वीडियो को, क्वेश्चन को सॉल्व करो फटाक से 1 सेकंड के अंदर। उम्मीद करते हैं कर लिया होगा। चलो मैं करूं। देखो हमें क्या दिया है सॉल्यूशन, देखो इसका। सी अपने को कितना दे रखा है भैया 1 फैराड। आपसे ए पूछ रहा है सी की वैल्यू क्या होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। तो ए निकालना है 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा चलो इसको 1 माइक्रो फैराड कर देते हैं, थोड़ा बढ़िया रहेगा। या 1 नैनो फैराड कर दें क्या, थोड़ी छोटी वैल्यू आ जाएगी। चलो इसको 1 माइक्रो फैराड कर देते हैं। कितना है 1 माइक्रो फैराड है। कितना है हमने कहा सर 1 माइक्रो फैराड है। इस पे तो मजा भी आएगा थोड़ा सा करके। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू में सी, ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इधर आके डिवाइड हो गया। तो ए की वैल्यू ये कितना होता है सर 9 × 10 की घात 9, 9 × 10⁻⁹। सी कितना है 1 माइक्रो फैराड। माइक्रो फैराड का मतलब क्या है 10⁻⁻6 फैराड। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 × 10⁻⁹ मीटर, या आप कह सकते हैं 9 किलोमीटर। यानी अगर आपको 1 माइक्रो फैराड का, ध्यान से सुनना, अगर आपको 1 माइक्रो फैराड का एक कैपेसिटेंस बनाना भी है ना तो उसकी रेडियस कितनी चाहिए आपको 9 किलोमीटर की रेडियस चाहिए। कितनी चाहिए 9 किलोमीटर की रेडियस चाहिए। अगर आपको क्या करना है 1 माइक्रो फैराड का कैपेसिटेंस बनाना है तो 9 किलोमीटर की रेडियस चाहिए, तब जाकर के आप 1 माइक्रो फैराड बना पाएंगे। कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। समझ रहे हैं बात को। उम्मीद करते हैं बात आपको थोड़ी सी समझ में आ रही होगी, ठीक है ना। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। अपनी अगली क्लास में हम लोग जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की मेनली जो चर्चा करने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ठीक है ना। मतलब 1 या 2 लेक्चर मुझे और चाहिए, उसके बाद अपन लोग जम के प्रैक्टिस करेंगे। 2-3 लेक्चर कम से कम लेने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन के, और हर लेक्चर में 8 से 10 क्वेश्चन होंगे। तो इस चैप्टर के कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। तो बने रहिए, वीडियोस को देखते रहिए, और जैसे कि वीडियो आपको लगती है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वेल एंड गुड, लाइक कर देंगे, कमेंट करके बता देंगे सर क्लास अच्छी लगी। उम्मीद करते हैं आज की बातें आपको समझ में आई होंगी। सो बने रहिए और देखते रहिए, मस्ती में जिंदा रहिए, ठीक है ना, मस्ती करते रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच।